चलिए आज एक ऐसी जगह की बात करते हैं जहां बर्फ की मीलों लंबी चादरें हैं और उन पर इंसानी हौसलों की एक अनोखी कहानी लिखी हुई है। एक ऐसी जमीन जो विरोधाभासों से भरी पड़ी है। तो शुरू करते हैं ग्रीनलैंड का ये सफर। ये सवाल ही अपने आप में कितना अजीब है ना? एक तरफ इतनी विशाल जमीन और दूसरी तरफ बस मुट्ठी भर लोग। यही वो पहेली है जो ग्रीनलैंड को इतना फैसिनेटिंग बनाती है। आइए इस पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं। अच्छा, ग्रीनलैंड को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके साइज को, इसके विशाल आकार को समझना होगा। तो चलिए सबसे पहले इसी पर एक नज़र डालते हैं। तो ये है ग्रीनलैंड, दुनिया के नक्शे पर एकदम ऊपर, आर्कटिक सर्कल के बीचों बीच। और मज़े की बात यह है कि ये डेनमार्क का एक हिस्सा माना जाता है, जो यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर है। इसका कुल एरिया है करीब 22 लाख वर्ग किलोमीटर। अब ये कितना बड़ा है, इसका अंदाज़ा ऐसे लगाइए कि अमेरिका का टेक्सास जैसा बड़ा स्टेट इससे 3 गुना छोटा है। वाकई एक बहुत ही विशाल द्वीप है ये। और इस विशाल जमीन का कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं, बल्कि लगभग 80% हिस्सा हमेशा साल के हर दिन बर्फ की मोटी चादरों और ग्लेशियरों से ढका रहता है। और अब वो आंकड़ा जो इस पूरी कहानी को पलट देता है। यहाँ की कुल आबादी है सिर्फ 56,000। सोचिए जरा, इतनी बड़ी जमीन पर इतने कम लोग। ये हमारे उस शुरुआती सवाल को और भी गहरा बना देता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है ये 56,000 लोग जो इस बर्फीली दुनिया को अपना घर कहते हैं। चलिए अब इस द्वीप के भूगोल से आगे बढ़कर यहाँ के लोगों से मिलते हैं। यहाँ की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा, करीब 88%, ग्रीनलैंड के ही मूल निवासी इनुइट लोगों का है। बाकी में डेनमार्क और दूसरे देशों के लोग शामिल हैं। और अगर धर्म की बात करें तो यहाँ एक तरह से डेनमार्क का असर साफ दिखता है। करीब 95% लोग प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म को मानते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब इतनी बर्फ है तो लोग रहेंगे कहाँ? तो सारी की सारी आबादी तट के किनारे उन संकरी पट्टियों पर बसी हुई है जहाँ बर्फ नहीं है। और नूक यहाँ की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। लेकिन ग्रीनलैंड हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा आज है। इसका एक लंबा और दिलचस्प इतिहास रहा है। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और इसके कुछ खास पड़ावों को देखते हैं। इसकी कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, जब पहले इनुइट लोग यहाँ पहुंचे। फिर 10वीं सदी में यूरोपियंस की एंट्री होती है। 1721 में डेनमार्क इसे आधिकारिक तौर पर अपना उपनिवेश बना लेता है। और फिर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है। और हाल ही में 2009 में इसे स्वशासन का अधिकार मिला। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब आते हैं आज के दौर पर। आज की दुनिया में ग्रीनलैंड की क्या जगह है और ये दुनिया के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ग्रीनलैंड असल में एक स्वायत्त क्षेत्र है। अब इसका मतलब क्या हुआ? सीधे शब्दों में कहें तो ये अपने फैसले खुद तो लेता है, लेकिन ये पूरी तरह से एक आज़ाद देश नहीं है। ये रिश्ता थोड़ा पेचीदा है। मतलब ग्रीनलैंड अपने घर के मामले तो खुद देखता है, लेकिन जब बात आती है बड़े मुद्दों की, जैसे कि विदेश नीति, देश की सुरक्षा और हाँ पैसों की भी, तो वो आज भी डेनमार्क पर काफी हद तक निर्भर है। अपनी लोकेशन की वजह से ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये दुनिया के लिए, खासकर मिलिट्री के नजरिए से, एक बेहद अहम, एक स्ट्रेटेजिक जगह है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है पिटुफिक स्पेस बेस। ये अमेरिका का सबसे नॉर्थ में मौजूद मिलिट्री अड्डा है और ये ग्रीनलैंड की जमीन पर ही बना है, जो इसकी अहमियत को साफ दिखाता है। ये बेस बहुत जरूरी काम करता है, जैसे कि मिसाइल हमले की चेतावनी देना और अंतरिक्ष पर नजर रखना। और ये सब एक समझौते के तहत होता है, जिसमें अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड तीनों शामिल हैं। तो जैसा कि हमने देखा, ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ की जमीन नहीं है। यहाँ एक प्राचीन संस्कृति है, एक दिलचस्प इतिहास है और आज की दुनिया की राजनीति में इसका एक बड़ा रोल है। पर जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, बर्फ पिघल रही है, एक सवाल है जो अब सबके मन में है कि इस अनोखे द्वीप का भविष्य क्या होगा।